आज के इस लेक्चर में हम लोग मेल असेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये लेक्चर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 4 लेक्चर है। लास्ट लेक्चर यानी पार्ट 3 वाले लेक्चर में हमने टेस्टिस के सेल्स के बारे में पढ़ा था। स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, इन सभी के बारे में डिटेल में जाना था। ऐसे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज का हमारा टॉपिक है मेल असेसरी डक्ट्स। आपके एनसीईआरटी के अनुसार मेल असेसरी डक्ट्स के अंदर रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस आते हैं। तो चलिए मेल असेसरी डक्ट्स को सबसे पहले हम फिगर में समझ लेते हैं। तो देखिए इस फिगर में हम समझने वाले हैं। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये जो है ये क्या है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या है ये हम ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टेस्टिस की कवरिंग है और यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कई जगह पर टेस्टिस के अंदर एंटर कर जाती है और टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स बना देती है, जिसे हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। आपके एनसीईआरटी के अनुसार एक टेस्टिस में करीब 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं और प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये एरो को फॉलो कीजिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और आप फिगर में देख सकते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अब आप इस फिगर में देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रेट पोर्शन है इस फिगर में ये वाला, ये जो स्ट्रेट पोर्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इसको हम स्ट्रेट ट्यूब्यूल कहते हैं। स्ट्रेट ट्यूब्यूल को हम ट्यूब्यूलाई रेक्टाई भी कहते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस हुए वो ट्यूब्यूलाई रेक्टाई में आ जाएंगे। अब देखिए, ये जो सारी ट्यूब्यूलाई रेक्टाई है ये आपस में जुड़ती है, ये आपस में जुड़ के एक जाल जैसा बनाती है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बनाती है, जिसे हम रेटिटेस्टिस कहते हैं। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये वाला, ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बना है इसी को हम रेटिटेस्टिस कहते हैं। मतलब ट्यूब्यूलाई रेक्टाई रेटिटेस्टिस में ओपन होती है। तो स्पर्म अब ट्यूब्यूलाई रेक्टाई से रेटिटेस्टिस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये रेटिटेस्टिस से जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, ये जो रेटिटेस्टिस है उससे 10 से 20 छोटी छोटी डक्ट्स निकलती हैं, जिसे हम वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। इस फिगर में देखिए, हरे रंग से जो दिखाया गया है यही वासा इफ्रेंसिया है और ये वासा इफ्रेंसिया इपिडिडाइमिस में ओपन हो जाती है। इपिडिडाइमिस के हेड वाले पार्ट में ये खुलती है। इसको एक बार फिर से समझिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए वो पहले ट्यूब्यूलाई रेक्टाई में आएंगे और इन सभी ने मिलके बनाया रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से निकली वासा इफ्रेंसिया और वासा इफ्रेंसिया एंटर हुई हेड ऑफ इपिडिडाइमिस में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए वो पहले ट्यूब्यूलाई रेक्टाई में जाएंगे। सारी ट्यूब्यूलाई रेक्टाई ओपन होती है रेटिटेस्टिस में। तो ट्यूब्यूलाई रेक्टाई से स्पर्म रेटिटेस्टिस में आएंगे और रेटिटेस्टिस से स्पर्म वासा इफ्रेंसिया में जाएंगे और यहाँ से इपिडिडाइमिस में जाएंगे। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, रेटिटेस्टिस एंड वासा इफ्रेंसिया, ये चारों स्ट्रक्चर
टेस्टिस के अंदर है। तो ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस एंड वासा एफरेंसिया, ये तीनों इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स हैं। ये टेस्टिस के अंदर की स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस और आगे जो भी डक्ट्स आएंगे ये एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर है। ये टेस्टिस के बाहर के स्ट्रक्चर है। हम पढ़ेंगे, हम सारी डक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इंट्रा टेस्टिकुलर समझ में आया। चलिए हम अब थ्योरी में भी आपको दिखा देते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स के बारे में क्या लिखा है। तो देखिए, थ्योरी में भी लिखा है कि इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स के अंदर स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, रेटे टेस्टिस एंड इफ्रेंट डक्ट्यूल्स, इन्हें हम वासा एफरेंसिया कहते हैं, आते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स है इनका काम क्या है वो भी यहाँ पे लिखा है। तो देखिए क्या लिखा है, all of which carry spermatozoa and liquid from the seminiferous tubules to the duct of epididymis। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स है ये स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इपिडिडाइमिस तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ, उसमें भी मैं आपको डक्ट्स समझाऊंगी। तो इस फिगर में देखिए, इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा डक्ट्स। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और यही स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और इस फिगर में ये वाला, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रेट पोर्शन है ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, या इससे ट्यूब्यूलाई रेक्टाई भी कहते हैं। अब देखिए, ये सारी ट्यूब्यूलाई रेक्टाई रेटे टेस्टिस में खुलती है। इस फिगर में ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है यही रेटे टेस्टिस है। रेटे टेस्टिस क्या है? तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। अब इस रेटे टेस्टिस से 10 से 20 छोटी छोटी डक्ट्स निकलती है जिन्हें हम वासा एफरेंसिया कहते हैं। इस फिगर में ये वाला वासा एफरेंसिया है। ये वासा एफरेंसिया इपिडिडाइमिस में खुलती है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इपिडिडाइमिस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो फिलहाल आपको इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स समझ में आया, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कौन कौन से डक्ट इंट्रा टेस्टिकुलर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट कौन कौन से हैं। क्लियर है। अब चलिए हम टेस्टिस से रिलेटेड कुछ टर्म जान लेते हैं। तो जो पहला है वो है ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा टर्म है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये है ऑर्चिडेक्टोमी। ऑर्चिडेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। मतलब अगर किसी कारणवश सर्जरी करके टेस्टिस निकालना पड़े तो उसे ऑर्चिडेक्टोमी कहते हैं। अच्छा, क्यों करना पड़ता है टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव? तो या तो टेस्टिस का कैंसर हो गया है या टेस्टिस में कोई भयानक इंजरी हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में टेस्टिस रिमूव करना पड़ता है। देखिए, हमारा अगला जो टर्म है वो है कैस्ट्रेशन। बड़ा पॉपुलर टर्म है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो चलिए कैस्ट्रेशन को समझिए। देखिए, कैस्ट्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ गोनैड्स। कैस्ट्रेशन एक जनरल टर्म है। टेस्टिस के रिमूवल के लिए भी कैस्ट्रेशन टर्म यूज करते हैं और ओवरीज के रिमूवल के लिए भी हम कैस्ट्रेशन टर्म यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कैस्ट्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी। लेकिन कॉमनली कैस्ट्रेशन टर्म टेस्टिस के रिमूवल के लिए यूज होता है। अब देखिए, एनिमल्स में भी कैस्ट्रेशन किया जाता है। देखिए, बुल और ऑक्स में क्या फ़र्क है? बुल को हम हिंदी में सांड कहते हैं और ऑक्स को बैल कहते हैं। बैल को हम खेती में यूज करते हैं, लेकिन बुल को, सांड को आप खेती में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव होता है टेस्टोस्टेरॉन के कारण।
और खेती में इतना एग्रेशन नहीं चलेगा, ये तो किसान को ही मार काट देगा। तो हम क्या करते हैं, हम बुल का कैस्ट्रेशन कर देते हैं। बुल का कैस्ट्रेशन करके हम उसको ऑक्स बना देते हैं। तो जब बुल का कैस्ट्रेशन कर देते हैं तो इससे क्या होता है, तो इससे होता ये है कि ना रहेगा टेस्टिस, ना निकलेंगे टेस्टोस्टेरॉन और ना होगा एग्रेशन, और वो बेचारा चुपचाप आपका काम करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, कैस्ट्रेशन मेक्स द एनिमल लेस एग्रेसिव, मतलब कैस्ट्रेशन एनिमल को लेस एग्रेसिव बनाता है। कैस्ट्रेशन से एग्रेशन कम होता है, लेकिन कैसे, बिकॉज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन डिक्रीजेज। यही तो मैंने आपको पूरा समझाया। तो ये था कैस्ट्रेशन के बारे में, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है इस पे सवाल। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।